हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी सहसंबंध की कोरिलेशन की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सहसंबंध या कोरिलेशन। सामान्यतः सहसंबंध का तात्पर्य दो व्यक्तियों, दो घटनाओं या दो तथ्यों के बीच पाए जाने वाले साहचर्य से होता है। हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि जीवन की अनेक घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे कि विभिन्न संस्थाओं में नौकरी करने वाले लोगों के कार्य का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। गर्मी में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, पंखे, कूलर, एसी की बिक्री बढ़ जाती है, आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है। वैसे ही सर्दियों के मौसम में ही सर्दी बढ़ने के साथ साथ रूम हीटर, गीजर, ऊनी कपड़ों इत्यादि की बिक्री बढ़ जाती है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम ऐसे साहचर्य का अनुभव करते हैं कि जब एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर भी बढ़ता है, या फिर ऐसा भी होता है कि जब एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर घटता है तथा एक चर घटता है तो दूसरा चर बढ़ता है। तो ये जो साहचर्य का संबंध है, इसे ही साधारण शब्दों में सहसंबंध कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सहसंबंध का क्या अर्थ है, उसकी अवधारणा क्या है। सांख्यिकी में सहसंबंध का अर्थ दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों या परिणामों में निहित संबंधों से होता है। जैसे छात्रों के एग्जाम लेने के बाद जो उनको मार्क्स दिए जाते हैं, तो उनके मार्क्स में जो संबंध है उन्हें इसमें सांख्यिकी के अंतर्गत रखा जाता है। जब दो या दो से अधिक चरों या घटनाओं में सहचर्यात्मक संबंध पाया जाता है तो ऐसे संबंध को सहसंबंध कहते हैं। यह दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का मापन करता है। हालांकि सहसंबंध दो चरों के मध्य किसी कार्य कारण संबंध के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। अर्थात इसमें क्या संबंध है वो बताया जाता है, इस संबंध के क्या कारण है इसके विषय में सहसंबंध द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। दैनिक जीवन में भी हम इस प्रकार के सहसंबंध देखते और सुनते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जिस छात्र का गणित विषय अच्छा होता है तो उसका विज्ञान विषय भी अच्छा होता है, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा होगा, लेकिन उसका हिंदी अच्छा नहीं होगा। उसी तरह से जिस छात्र का हिंदी विषय अच्छा होता है तो ऐसा देखा गया है कि उसका संस्कृत विषय भी अच्छा होता है। उसी प्रकार से बुद्धि लब्धि अधिक होने पर उस बच्चे की उपलब्धि भी श्रेष्ठ हो जाती है। या फिर अभिभावक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर अच्छा पड़ता है। उसी प्रकार से व्यवहार एवं परिवेश का बच्चों के मनोबल पर प्रभाव पड़ना इत्यादि। तो इस तरह से छात्रों के विषयों से संबंधित ज्ञान हो या उनकी रुचि हो या फिर छात्रों के व्यवहार को लिया जाए तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे चर से प्रभावित होते हैं। अब हम सहसंबंध की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। नंबर 1 है, फर्ग्यूसन महोदय ने कहा है कि सहसंबंध परिवर्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है। दूसरी परिभाषा है वो है मन की। मन महोदय ने कहा है कि सहसंबंध दो चरों के बीच सन्निकटता के स्तर का सांख्यिकीय माप है। और तीसरी परिभाषा है वाकर महोदय की। इन्होंने कहा है कि सहसंबंध गुणांक दो प्रतिगमन गुणांक का औसत होता है, जहां प्रयोग किया जाने वाला औसत गणितीय न होकर ज्यामितिक औसतांक होता है। तो ये परिभाषाएं जो फर्ग्यूसन, मन और वाकर महोदय ने दी है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब दो चर राशियां एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित हो कि एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि भी बढ़े या एक चर या राशि के घटने से दूसरी चर या राशि घटे,
तब हम कह सकते हैं कि इन दो चरों या राशियों के बीच में सहसंबंध है। अर्थात जब किसी एक चर में होने वाला परिवर्तन दूसरे चर को प्रभावित करता है, तब यह कहा जा सकता है कि यह दोनों के मध्य सहसंबंध है। अब हम जानेंगे कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो सहसंबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक सहसंबंध और मात्रात्मक सहसंबंध। गुणात्मक संबंध में दो प्रकार के सहसंबंध आते हैं, जबकि मात्रात्मक सहसंबंध में हम सहसंबंध गुणांकों को रखते हैं, क्योंकि मात्रात्मक सहसंबंध यह बताते हैं कि सहसंबंध की मात्रा कितनी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गुणात्मक और मात्रात्मक सहसंबंध क्या है। तो गुणात्मक सहसंबंध जब दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों के सहसंबंध को किसी खास गुण के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे गुणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है या इसके दो उपवर्ग हैं। नंबर 1 है रेखीय या रैखिक सहसंबंध और 2 है वक्रात्मक या वक्रीय सहसंबंध। अब हम देखते हैं मात्रात्मक सहसंबंध। तो जब दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे मात्रात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसके 3 उपवर्ग हैं। नंबर 1 है धनात्मक सहसंबंध, 2 है ऋणात्मक सहसंबंध और 3 है शून्य सहसंबंध। सबसे पहले हम जानेंगे रेखीय सहसंबंध के विषय में। जब दो चरों या परीक्षणों के परिणामों के बीच के सहसंबंध को एक सीधी रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रेखीय सहसंबंध या रैखिक सहसंबंध कहते हैं। दो चरों में रेखीय सहसंबंध होने पर उन दोनों के औसत को रेखा चित्र में अंकित करने पर वे एक सरल रेखा में पड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, जैसे किसी बालक के शरीर की ऊंचाई और शरीर के भार के बीच सहसंबंध को यदि हम ग्राफ के द्वारा दिखाएं तब एक रेखीय सहसंबंध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बालक के शरीर की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसके शरीर का भार भी बढ़ता जाता है। अर्थात जब एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर भी बढ़ता है। एक चर में वृद्धि होने के साथ साथ दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, तब उसमें रेखीय सहसंबंध पाया जाता है और जब उसे ग्राफ के द्वारा दिखाया जाएगा तो कुछ इस तरह का चित्र बनेगा। नंबर 2 है वक्रीय, वक्रात्मक या अरैखिक सहसंबंध। जब दो चरों या परीक्षणों के परिणामों के सहसंबंध को वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो यह सहसंबंध वक्रीय या अरैखिक सहसंबंध कहलाता है। इसमें ए चर के साथ साथ बी चर बढ़ता है, किंतु एक निश्चित स्थिति के बाद ए चर तो बढ़ता है परंतु अब बी चर घटना शुरू हो जाता है। इस स्थिति में इनका सहसंबंध वक्रात्मक होगा। वक्रात्मक सहसंबंध एक परिस्थिति तक ऋणात्मक होता है और एक अवस्था आने के बाद वह धनात्मक हो जाता है, या एक परिस्थिति तक वह धनात्मक होता है और बाद में ऋणात्मक हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मात्रात्मक सहसंबंध के उपवर्ग धनात्मक सहसंबंध को। धनात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच का ऐसा सहसंबंध है जहां एक चर में जब वृद्धि होती है तो दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, और यदि एक चर में कमी होती है तो दूसरे चर में भी कमी पाई जाती है। धनात्मक सहसंबंध यह दिखाता है कि दोनों चर समान दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि में वृद्धि के साथ साथ उनकी उपलब्धि में भी वृद्धि होती जाती है। संवेगात्मक बुद्धि में कमी के साथ साथ उनकी उपलब्धि में भी कमी होती जाती है। अब है ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच का ऐसा सहसंबंध है जिसमें एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी होती है और एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि होती है। ऋणात्मक सहसंबंध यह दिखाता है कि दोनों चर एक ही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि इन दोनों में सहसंबंध नहीं रहता है, यहाँ भी इन दोनों चरों में सहसंबंध रहता है, किंतु ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। इनका सहसंबंध विपरीत दिशा में रहता है, जैसे कि
बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति अधिक होने पर मूल्य में कमी होना या फिर वस्तु की पूर्ति कम होने पर मूल्य में वृद्धि होना। उसी प्रकार से गति में वृद्धि होने पर शुद्धता में कमी होना एवं गति में कमी होने पर शुद्धता में वृद्धि होना। बाजार में आप देखते हैं ना, जैसे कि अभी टमाटर की बाजार में कमी हो गई तो उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, वहीं अभी कुछ दिनों में वो जब बाजार में बहुत अधिक आने लगेगा तो उसके मूल्य में कमी हो जाएगी। उसी प्रकार से टाइपिंग में है कि अगर टाइपिंग बहुत तेज गति से टाइप करें तो फिर उसमें गति तो तीव्र होती है लेकिन शुद्धता में कमी हो जाती है, वहीं जब गति धीमी होगी तो टाइपिंग ज़्यादा शुद्ध होता है। तो इस तरह से यह ऋणात्मक सहसंबंध होता है जिसे चित्र में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। और अब है शून्य सहसंबंध। जब एक चर के घटने या बढ़ने का दूसरे चर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तब यह कहा जाता है कि इन चरों में शून्य सहसंबंध है। यहाँ इन चरों के मध्य का सहसंबंध न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। यहाँ जो चर हैं वे एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे कि सहसंबंध गुणांक क्या है। तो जब दो चरों के सहसंबंध का पता लगाया जाता है तब हमें केवल यह पता चलता है कि दोनों चरों का पारस्परिक संबंध धनात्मक है या ऋणात्मक है, या फिर उनका सहसंबंध थोड़ा है, सामान्य है या अधिक है या शून्य है। किंतु इन चरों के आपसी संबंधों की मात्रा का शुद्ध ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता, अर्थात यह नहीं ज्ञात हो पाता कि इनका जो सहसंबंध है वो कितनी मात्रा में है। इस दोष को सहसंबंध गुणांक के द्वारा दूर किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे समझते हैं कि सहसंबंध से चरों के गुणात्मक मात्रा का बोध होता है, वहीं सहसंबंध गुणांक से दोनों चरों के सहसंबंध के विषय में मात्रात्मक ज्ञान उपलब्ध होता है। अर्थात सहसंबंध गुणांक यह बताता है कि दोनों चरों में जो सहसंबंध है उसकी मात्रा कितनी है। दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक को संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि सहसंबंध गुणांक एक एकल संख्या है जो हमें बताता है कि किस सीमा तक दो वस्तुएं संबंधित हैं या किस सीमा तक एक में आया परिवर्तन दूसरे में भी परिवर्तन उत्पन्न करता है। अब आइए देखते हैं कि सहसंबंध गुणांक की व्याख्या कैसे की जाती है। एक तरफ यहाँ देखिए चित्र में सहसंबंध गुणांक की श्रेणी दी हुई है और एक तरफ सहसंबंध की व्याख्या कैसे करते हैं वो लिखा हुआ है। तो जैसे सहसंबंध +1 या -1 है तब कहा जाता है कि यह पूर्ण सहसंबंध है, यद्यपि सहसंबंध की दिशा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। उसी प्रकार से यदि सहसंबंध +0.91 से 0.99 है तो कहा जाएगा कि सहसंबंध बहुत अधिक है। फिर उसके बाद 0.71 से 0.90 तक यदि सहसंबंध है तो कहा जाएगा कि सहसंबंध अधिक है। फिर उसके बाद +0.41 से 0.70 यदि है तो सहसंबंध मध्यम है। उसी प्रकार से +0.21 से 0.40 तक सहसंबंध कम है और 0 से +0.20 तक सहसंबंध नगण्य है। और यदि 0 हो तो कहा जाएगा कि कोई सहसंबंध नहीं है, यहाँ शून्य सहसंबंध है। तो यहाँ पर सहसंबंध गुणांक को संक्षिप्त रूप में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।